फ्रेंड्स, आपने देखा था कि हम लोग रिमानियन ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे थे। रिमानियन ज्योमेट्री और क्रिस्टोफर सिंबल्स में हम लोगों ने डिफरेंट चीजें पढ़ ली थी। हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर्स का यूज किया जाता है, फंडामेंटल मेट्रिक निकालते हैं, रिमानियन मेट्रिक निकालते हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस तरीके से हम इक्लूडियन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से रिमानियन में कन्वर्ट करेंगे। आज हम लोग लेंथ ऑफ अ कर्व पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है। मान ले रहे हैं ये हमारा कोई कर्व है सी। इस कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके ऊपर लिए गए कोऑर्डिनेट्स किसी न किसी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो हम मान ले रहे हैं P पॉइंट पर मिलने वाला पैरामीटर है हमारा T नॉट, Q पे मिलने वाला पैरामीटर है T, और इसके बीच की आर्क लेंथ जो हम ले रहे हैं वो है हमारी S। इसी S को हमको फाइंड आउट करना है। S इज द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व C। हम किसी n डायमेंशन स्पेस में स्टडी कर रहे हैं। उस n डायमेंशन स्पेस को नाम दे रहे हैं Vn का। इसमें हमने एक कर्व ले लिया है C। इस कर्व पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q। P और Q के बीच की जो आर्कियल डिस्टेंस है उसको नाम दे रहे हैं S का। P पे पैरामीटर हमने लिया है T नॉट, वहीं Q पे पैरामीटर लिया गया है T। अब देखिए, इस पे हम दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट ले रहे हैं P1, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं P2। ये दोनों आपस में नेबरिंग पॉइंट्स हैं। नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब आपको बता दिया गया है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। मान ले रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट xi है, तो इसका कोऑर्डिनेट xi प्लस dxi होगा, चूंकि दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं। इसके बीच की डिस्टेंस को हम ले रहे हैं ds से। अब देखिए, आपने पढ़ा है किन्हीं तो एडजेसेंट पॉइंट्स का मतलब बगल बगल के पॉइंट्स, दैट इज P1xi और P2xi प्लस dxi। एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आर्कियल डिस्टेंस, वो होती है ds स्क्वायर इज इक्वल टू gij dxi dxj, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू अंडर रूट gij dxi dxj। ठीक, आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्कशन हो रहा है पैरामीटर टी के तहत हो रहा है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा दिस इंप्लाइज ds बाई dt इज इक्वल टू, देखिएगा यहां पे भी आएगा d बाई dt अंडर रूट में gij dxi dxj। आपको पता है कि gij फंडामेंटल मेट्रिक है, कांस्टेंट है। जब ये रूट के अंदर जाएगा, मैं आपको रफ बता रही हूं, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे आके ऑपरेट करेगा और देगा d बाई डी टी का होल स्क्वायर। d बाई डी टी का होल स्क्वायर मतलब दो बार ऑपरेट होगा, एक बार वो इस पे ऑपरेट होगा, एक बार इस पे। जब इन दोनों पर बारी बारी से ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा d बाई डी टी, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा d बाई डी टी। ये रफ जो मैंने बताया था वो आपको याद करने के ट्रैक्ट्रिक्स से बताया था, क्योंकि मेरा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये मानना है कि अगर आप कंसेप्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी ट्रैक्ट्रिक्स भी लेकर के चलते हैं तो कभी भी आप अपनी चीजों को नहीं भूलेंगे। वो चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी कि किस तरीके से लग रहा है। d बाई डी टी था, रूट में जाते ही d बाई डी टी का स्क्वायर हो गया, वो एक बार इस पे ऑपरेट करेगा, एक बार इस पे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट आपको तो आर्क लेंथ S चाहिए। S मिलेगी कब? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? T नॉट से T तक लेंगे। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ds बाई डी टी को T के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लेंगे T इज इक्वल टू T नॉट से T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेट होगा, अंडर रूट में देगा आपको gij dxi बाई डी टी, फिर देगा आपको dxj बाई डी टी, साथ में आपको मिलेगा dt, वेयर द लिमिट ऑफ t इज इक्वल टू t नॉट टू t इज इक्वल टू t। लेकिन ये क्या, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन केवल किसका मिलेगा? ds, और ds t नॉट से t के बीच में क्या वैल्यू दे रहा है? s। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको देगी s इज इक्वल टू इंटीग्रल
टी इज इक्वल टू टी नॉट, टी इज इक्वल टू टी अंडर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ये हमारा आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, जबकि हमारे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, P इज इक्वल टू टी नॉट, दूसरा Q इज इक्वल टू टी। तब किस तरीके से आर्क लेंथ निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी। इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और टी की लिमिट ले लेंगे फ्रॉम लोअर टू बॉटम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैं यही आपको डिस्कस कर ले रही हूँ, बहुत कोई लेंथी चीज नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए जनरली लोग इस आर्टिकल को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इसका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली इंडिविजुअली देखा जाए तो वास्तव में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन यही मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारे आर्टिकल्स में अपने आप को इंक्लूड कर लेता है। इसलिए आपको इसका एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो बात आती है वेक्टर की। वेक्टर से आप समझते क्या है? वेक्टर वो होता है जिसमें केवल और केवल एक इंडेक्स पाया जाता है। ऊपर की तरफ हो तो कंट्रा वेरिएंट, नीचे की तरफ हो तो कोवेरिएंट। तो हम इसकी दो कैटेगरी बना देते हैं। पहली कैटेगरी हम लेकर के चल रहे हैं कंट्रा वेरिएंट वेक्टर की, और दूसरी कैटेगरी हम लेकर के चल रहे हैं कोवेरिएंट वेक्टर की। मान ले रहे हैं u हमारा कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है, v हमारा कोवेरिएंट वेक्टर है। तो जब u का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आता है जी आई जे यू आई यू जे अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा। और v का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आता है अंडर रूट में जी आई जे वी आई वी जे। क्या हुआ? बहुत जल्दी जल्दी लिख गई मैं। चलिए अब आपको समझाती हूँ। जब हमारा कंट्रा वेरिएंट वेक्टर होगा तो कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का कंपोनेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। इसलिए हमने u के ऊपर और u के इस u के ऊपर दो कंपोनेंट लिए हैं i और j, और दोनों कहाँ लिए हैं? ऊपर की तरफ। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर ले लिया जी आई जे, जिसमें इंडेक्स किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। अगेन कोवेरिएंट वेक्टर की बात करेंगे तो कोवेरिएंट वेक्टर में इंडेक्स कहाँ लगते हैं? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमने i और j ले लिया। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इंडेक्स कहाँ लेंगे? ऊपर की तरफ। इसलिए हमने यहाँ पर फंडामेंटल मैट्रिक लिया है और यहाँ पर उसका हमने इनवर्स लिया है, दैट इज जी आई जे। और यही कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर के हिसाब से। कंट्रा वेरिएंट होगा तो आप मैट्रिक टेंसर लेकर के चलेंगे, कोवेरिएंट टेंसर होगा तो आप उसके इन्वर्ट को लेकर के चलेंगे, दैट इज जी आई जे, ऊपर वाले को लेकर के चलेंगे। ये हमारा कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी में हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। पहले तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा जाए। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को हम लोग दो तरीके के स्पेस में डिस्कस करेंगे। पहला स्पेस हम लोग लेंगे इक्लूडियन, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिमानियन। चलिए देखिए इक्लूडियन और रिमानियन में कोई आपको डिफरेंस नहीं बताया गया था। कहा गया था आपसे कि जब आप क्रॉनिकल डेल्टा का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्लूडियन, और जब आप फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर जी आई जे का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिमानियन। इक्लूडियन में जब डेल आएगा तो देखिए मान ले रहे हैं हमने इसमें दो वेक्टर्स ले लिए हैं u एंड v आर टू वेक्टर्स।
दोनों वेक्टर्स कैसे हैं हमको नहीं पता, कंट्रा वेरिएंट है, को वेरिएंट है ना, हम जानना चाहते हैं। हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं u और v, उनके बीच का हम मान ले रहे हैं एंगल है हमारा थीटा। तो कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे यू आई वी जे होल अपॉन अंडर रूट में क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे यू आई यू जे अंडर रूट में, साथ में आपको मिलेगा क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे वी आई वी जे। ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है जिसमें कि हम इक्लूडियल स्पेस में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि इक्लूडियल में क्रॉनिकल डेल्टा का यूज होता है, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे यू आई वी जे अपॉन अंडर रूट में क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे यू आई यू जे इंटू क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे वी आई वी जे लिखा जाता है। ठीक इसी चीज को जब आप रिमानियल स्पेस में डिस्कस करेंगे, मान लेंगे कि u और v हमारे दो वेक्टर्स हैं, इसके बीच का एंगल वापस से हम वही थीटा लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मिलती है जी आई जे यू आई यू जे अपॉन अंडर रूट में जी आई जे यू आई यू जे अंडर रूट में जी आई जे वी आई वी जे। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ क्रॉनिकल डेल्टा आ गया है, जबकि यहाँ फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर जी आई जे आ गया है। ये हमारा कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, u एंड v आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब आपको बताया गया है, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होने का मतलब उनके इंटरसेक्शन, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स आपके, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, तो दोनों के लिए एंगल का जो मेजरमेंट होगा कितने डिग्री का होगा, 90। जैसे ही आप यहाँ पे cos 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर के देगा 0 और आपको मिलेगा जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है किन्हीं भी दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे मतलब उनके लिए आपको मिलेगा जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ, कई बार अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लीजिए। देखिए जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0, फंडामेंटल मैट्रिक ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा तो उसका एसोसिएट नहीं निकाल पाएंगे। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यू आई और वी जे का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। मतलब ये दोनों ही वेक्टर्स हमारे कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। इसलिए कई बार कुछ जगहों पे ये लिखा जाता है, कई बार कुछ जगहों पे ये लिखा जाता है, दोनों में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। बेसिक डेफिनेशन ये है, इससे आप ये चीज लिख सकते हैं। जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0 से यू आई वी जे इज इक्वल टू 0 आप बिल्कुल आराम से मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पेज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, उसका लिंक शेयर करें। थैंक यू।